गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम लोग एक वन शॉट वीडियो क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है, चैप्टर सॉल्यूशंस के लिए, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो सॉल्यूशंस है, इसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं बच्चा। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं इसके अंदर अपने होमोजेनस मिक्सचर्स को। ठीक है, इसमें हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात नहीं होती, सिर्फ होमोजेनस मिक्सचर की बात होती है, जिसमें आपका सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट हमेशा यहाँ पे जो हम स्टडी करेंगे वो लिक्विड रहने वाला है, और सोल्यूट आपके तीनों में से कोई भी स्टेट हो सकती है, लिक्विड, सॉलिड या फिर आपकी गैस। ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चा, चलिए इसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है वेपर प्रेशर, जिसके लिए आपको इवेपोरेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। इवेपोरेशन क्या होता है, अगर ओपन कंटेनर आपने लिया है तो आराम से इवेपोरेशन होगा, वाटर आपका इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन इसी कंटेनर को अगर क्लोज कर दिया जाए तो इवेपोरेशन होगा, लेकिन स्लो रेट से होगा, और जितना इवेपोरेशन होगा उतना ही आपका कंडेंसेशन भी होगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, उस इक्विलिब्रियम पे हम लोग बोलते हैं कि जो वेपर्स बनते हैं वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन दिस वॉल। ठीक है ना, इस लिड पे आपके जो वेपर्स हैं वो वेपर प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, और इसी को वेपर प्रेशर बोला जाता है। ठीक है बच्चा, अब देखिए सपोज़ कीजिए हमारे पास 2 कंटेनर्स हैं, ठीक है ना, जो कि क्लोज्ड हैं। इसमें हमने सिर्फ ए टाइप के कंपोनेंट को फिल किया है, इसमें बी टाइप के कंपोनेंट को फिल किया है। दोनों ही कंपोनेंट कैसे हैं, वोलेटाइल वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं। ठीक है ना, अब देखिए क्योंकि इसमें ए टाइप के कंपोनेंट है तो उसको पी नोट ए बोलेंगे, इसमें क्योंकि बी टाइप के कंपोनेंट है तो उसे पी नोट बी बोलेंगे। जब इनको मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, इसमें ए बी टाइप के कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है ना, तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगा, ठीक है, उसे वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब ये पी क्या है, पी है आपका पार्शियल वेपर प्रेशर, है ना। पार्शियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तो प्योर था, लेकिन अब तो प्योर नहीं है ना, अब तो मिक्सचर बन गया है। दैट्स वाई इट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कॉम्पोनेंट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कॉम्पोनेंट। और जो ये पार्शियल प्रेशर होता है बच्चा, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉम्पोनेंट। कैसे पता, क्योंकि उतने ही वेपर्स निकलेंगे जितने आपके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, तो डायरेक्टली डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन पे। और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं पी नॉट ए जीटा ए। ठीक है, इसकी स्मॉल डेरिवेशन है जो मैंने आपको बता रखी है अपनी एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ में। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो, दिस पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए। सिमिलरली पी बी सिमिलरली पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी जीटा बी। ठीक है बच्चा, चलिए ये आपको समझ में आ गया, ये हमने पढ़ा। अच्छा, ये था क्या, इट्स अ राउल्ट्स लॉ। ठीक है, जब वोलेटाइल वोलेटाइल कंपोनेंट्स की आप लोग बात कर रहे होते हो तो इसे हम लोग बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो ओबे करते हैं आपके राउल्ट लॉ को। जो किसको ओबे करते हैं, वो ओबे करते हैं राउल्ट्स लॉ को, उसे बोलते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है ना, राउल्ट्स लॉ का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से ग्राफ होता है बच्चा। यहाँ पे आता है आपका, नीचे जो बनता है एक्स एक्सिस पे वो बनता है मोल फ्रैक्शन के लिए, और वाई एक्सिस पे बनता है आपके वेपर प्रेशर के लिए। जब जीटा ए ज़ीरो होता है तो यहाँ पे ज़ीरो से वो 1 पे पहुँच जाता है, ठीक है, जीटा ए। और जब यहाँ पे जीटा बी आपका ज़ीरो होता है तो यहाँ पे जीटा बी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, शॉर्ट वीडियो है इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ बच्चा। मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया है इसका कैसे कैसे, तो वो सारा आपको बाकी वीडियोज़ में मिल जाएगा। ठीक है, जीटा ए का ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, इट इज़ फॉर पी नॉट ए। यहाँ पे जीटा बी के लिए बनेगा, इट इज़ पी नॉट बी। ठीक है बच्चा, और हमने देखा, हमने दोनों को मिक्स किया था तो ये हो गया आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब देखो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ भी सेम ही बनेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा ग्राफ में। अब कौन से सॉल्यूशंस होते हैं जो आइडियल होते हैं, है ना, कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, जैसे कि जिनका जो मोलिकुलर डिफरेंस होगा, वो बिल्कुल ना के बराबर होगा, यानी कि मोलिकुलर मास में जो डिफरेंस होगा वो ना के बराबर होगा। जैसे आपके एन हेप्टेन एंड एन हेक्सेन। ठीक है, ये जो एग्जांपल्स हैं आपके इस तरह के, सपोज कीजिए आपने और लिया, आपने बेंजीन लिया और साथ में आपने टॉल्विन लिया, तो ये क्या है, कंपेरेबल मोलिकुलर मासेस हैं इनके, इट मीन्स ये आपके आइडियल सॉल्यूशंस हैं। ठीक है बच्चा,
नेक्स्ट है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। कौन से होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस? जो आपके राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते, ठीक है, दैट डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, वो होते हैं आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है ना। अब इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं आपके, देखो कैसे होंगे, मतलब कि राउल्ट लॉ को फॉलो ना करने का क्या मतलब है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है, टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का, दैट इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। यही मतलब है ना, राउल्ट लॉ को फॉलो ना करने का मतलब तो यही है। अगर फॉलो कर रहे हैं तो मतलब क्या है, फॉलो कर रहे हैं तो वो इक्वल है ना, लेकिन फॉलो नहीं कर रहे हैं इट मीन्स ये नॉट इक्वल है। अब नॉट इक्वल में वो ग्रेटर देन भी हो सकता है, वो स्मॉलर देन भी हो सकता है ना। तो अब सपोज कीजिए पहले हम केस ले लेते हैं लेस देन वाला, तो ये आपका कहलाता है इट इज़ अ नेगेटिव डेविएशन, ठीक है ना। नॉन आइडियल में आप दो तरह के डेविएशंस को पढ़ोगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो सबसे पहले नेगेटिव डेविएशन को हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। राउल्स लॉ में आप एक चीज़ और देखते हो कि जो आपका वॉल्यूम एंड डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग जो होता है दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। और इन नॉन आइडियल के केस में दोनों दोनों क्या हो जाते हैं, नॉट इक्वल हो जाते हैं। अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लेस देन वाला केस, तो लेस देन वाले केस में ये क्या हो जाएंगे, लेस देन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अभी लेस देन किस केस में होंगे, क्योंकि हमने कहा नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि जो वेपर्स जो निकलेंगे, यानी कि जो वेपर प्रेशर है वो लेस है, वेपर प्रेशर जो है वो लेस है आपके टोटल वेपर प्रेशर से। जो आपका प्योर कंपोनेंट था, आप ये समझ सकते हो कि जो प्रेशर आपके प्योर कंपोनेंट का था, फॉर एन एग्जांपल पी नॉट ए, उससे यहाँ पे लेस वेपर प्रेशर निकलेगा। ऐसा क्यों होगा बच्चा? क्योंकि आपने कौन सा केस लिया है, आपने लिया है वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल का केस। जो ए टाइप के कॉम्पोनेंट्स हैं वो तो वोलेटाइल है, लेकिन जो बी टाइप के कॉम्पोनेंट है वो नॉन वोलेटाइल है। जब इनको मिक्स किया गया तो क्या हुआ कि ए टाइप बी टाइप जब मिक्स किए गए तो हो सकता है कि कहीं पर ए के ऊपर बी टाइप का कॉम्पोनेंट ओवरलैप कर गया होगा, जिसकी वजह से जितने वेपर प्रेशर ए के यहाँ पे एग्जर्ट हो रहे थे उतने वेपर प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट नहीं होंगे, यानी कि लेस वेपर प्रेशर हो गया पूरे सॉल्यूशन का। जितना कि प्योर कंपोनेंट का था उससे लेस हो गया टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। किस रीज़न से होगा ऐसा? इस रीज़न से होगा कि जो आपका इंटरेक्शन है, जो आपके इंटरेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, जो इंटरेक्शन होगी बिटवीन द पार्टिकल्स दैट विल बी सो स्ट्रॉन्ग, वो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ही जो वेपर प्रेशर है वो क्या होंगे, कम होंगे। समझ में आया? ऐसे हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जिनमें कि वेपर, जिनमें कि जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होती है। सबसे बेसिक एग्जांपल जो आपके एग्जाम में आता है दैट इज़ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ठीक है। इनमें बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, शो करते हैं और वेपर प्रेशर लेस एग्जर्ट होने के लिए देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या है कि आपका जो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग है, ठीक है, दैट विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो, डेल्टा एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो वेपर प्रेशर होंगे आपके सॉल्यूशन के अंदर वो क्या होंगे, मोर एग्जर्ट होंगे। मोर एग्जर्ट क्यों हो रहे हैं बच्चा? ये इसलिए मोर एग्जर्ट हो रहे हैं क्योंकि जो अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज़ लेस, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसीलिए वो आराम से उनके वेपर्स को बनने दे रहे हैं, तो इसलिए पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब कौन से एग्जांपल्स हैं यहाँ पे? वो एग्जांपल्स होंगे जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी ही नहीं, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी नहीं। कौन से होंगे? सपोज कीजिए एक तो आपने ले लिया बेंजीन, ठीक है, एक ले लिया आपने सपोज कीजिए हेप्टेन, है ना, एक आपने हेप्टेन ले लिया। अब देखो ना कैसे पोलर नॉन पोलर का केस हो गया, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं, तो वेपर प्रेशर क्या होंगे, मोर एग्जर्ट होंगे, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। ग्राफ की बात कर लेते हैं। नेगेटिव डेविएशन में ग्राफ कैसा बनता है? जो आपको ओरिजिनल ग्राफ होता है उससे स्लाइटली डेविएशन शो करते हैं इस तरह से, ठीक है ना। ये डेविएशन आप लोगों को देखने के लिए मिलती है नेगेटिव डेविएशन के अंदर, ठीक है ना। और पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि जो पॉजिटिव डेविएशन का जो ग्राफ, सिंपल जो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ होता है उससे क्या होता है, इस तरह से अपर साइड पे जाता है, इट इज़ अ पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। चलिए आपको ये क्लियर हो गया। इसके बाद आप लोग स्टडी करते हो एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स वो होते हैं बच्चा जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिन पार्टिकल्स का, जिन मॉलिक्यूल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बिल्कुल कंपेरेबल होता है। कंपेरेबल का मतलब क्या है कि आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से जो कंपेरेबल बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं
जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है उसके बेसिस पे आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके मॉलिक्यूल्स को, कंपाउंड्स को सेग्रीगेट कर सकते हो, अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, कंपेरेबल होता है, कंपेरेबल नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से आप उन्हें सेपरेट नहीं कर पाते हो। तो इस तरह के मिक्सचर्स क्या कहलाते हैं? एजिट्रोपिक मिक्सचर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये भी दो तरह के होते हैं, आपके मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स। कौन से होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स? जो आपके मैक्सिमम यानी कि आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स कौन से होते हैं? जो आपके नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, रिवर्स है, मिनिमम वाले पॉजिटिव एंड मैक्सिमम वाले नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट केस है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है बच्चा? जो सिर्फ और सिर्फ नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं, आपके पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड जो प्रॉपर्टीज़ करती हैं वो होती हैं आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोग स्टडी करेंगे, दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्यों होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? आपने देखिए ना, आप लोगों ने जो कंटेनर लिया था, ठीक है ना, उसमें क्या आप आपने ऑब्जर्व किया, जब आपके प्योर कंपोनेंट्स थे ए टाइप और बी टाइप के, तो आपने देखा जब नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल का केस आपने लिया था, ये वोलेटाइल थे ए टाइप के कंपोनेंट, बी वाज नॉन वोलेटाइल, तो आपने क्या देखा कंटेनर में कि जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया। आपने देखा ना, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कहीं कहीं पर ए के ऊपर क्या हुआ, बी ओवरलैप कर गया, तो वेपर प्रेशर कम हो गया। तो क्या हुआ? इट्स अ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ना, वेपर प्रेशर में कमी आ गई। ठीक है, जिसको इंक्रीज करने के लिए क्या करते हो? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हो, वो हम पढ़ेंगे, सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बट यहाँ पे वेपर प्रेशर में क्या हुआ? कमी आ गई। ठीक है, इसके लिए आपका एक एक्सप्रेशन है, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए, दैट इज पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू जीटा बी। कैसे डिराइव हुआ मैंने बता रखा है अपनी वीडियोज़ में, वहाँ पे देख सकते हो। इट्स अ शॉर्ट वीडियो ओनली, शॉर्ट रिविजन वीडियो। ठीक है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू जीटा बी। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी बच्चा, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? अभी मैंने बताया, क्योंकि वेपर प्रेशर कम है, तो आपको उस वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए आपको बॉइलिंग पॉइंट को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। यू हैव टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसके लिए ग्राफ होता है हमारे पास, ये देखिए, ये आपका है, सपोज कीजिए इट इज़ फॉर द आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। ठीक है ना, और ये ग्राफ एक बनता है आपका, दैट इज़ फॉर द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कैसा है? जो कि नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल का मिक्सचर है। ठीक है ना, इस तरह का आपका ग्राफ बनता है। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग लेते हो वेपर प्रेशर, ठीक है ना, यहाँ पे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो। अब देखो, सपोज कि जब मैंने 1 एटमॉस्फेरिक पे अगर इसको सपोज किया है कि इक्वल हो जाता है, तो क्या करोगे? इसको इसको ऐसे मिक्स करोगे, मिलाओगे, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, इस पॉइंट पे आएगा। ये किसके लिए था? नॉन वोलेटाइल के लिए था। नॉन वोलेटाइल यानी कि प्योर कंपोनेंट है, तो टी क्या बनेगा आपका? इट विल बी टी बी नॉट, क्योंकि हम बी के लिए ले रहे हैं। ठीक है ना, एंड दिस इज फॉर, अब इसको एक्सटेंड करोगे यहाँ पर ये वाला, तो ये किसके लिए? जो सॉल्यूशन के लिए, इट इज टी बी ओनली। ठीक है ना, ये डिफरेंस क्या हो जाएगा? इट डिफरेंस विल बी डेल्टा टी एस, डेल्टा टी बी। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, ज़्यादा में से कम को माइनस करोगे, टी बी माइनस टी बी नॉट। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया किस चीज़ के लिए? ये आ गया आपके पास एक्सप्रेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैंने बता दिया है, इट्स अ रिलेशन फॉर द सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक और रिलेशन है यहाँ पे आपके पास, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। ठीक है ना, और इस साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इट इज इक्वल टू के बी एम। के बी क्या है आपका? के बी इज द मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट और द एब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, चलिए ये भी समझ में आपको आ गया। अब चलते हैं थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्यों हो रहा है बच्चा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आपको बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करना पड़ रहा है, ठीक है ना, किस लिए? वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, तो फ्रीजिंग पॉइंट तो ऑब्वियसली लेस ही होगा ना आपका। आपको फ्रीजिंग पॉइंट तो, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन तो आएगा ही आएगा, है ना। चलिए समझ में आया आपको। इसके लिए भी ग्राफ होता है बच्चा हमारे पास, इट्स अ वेपर प्रेशर, इट्स अ टेम्परेचर। ठीक है, ये वाला ग्राफ बनता है आपका वही किसके लिए? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। ये वाला बनता है आपका वही सॉल्यूशन के लिए, जहाँ पे वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है आपका। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एक ग्राफ और एक्सपेरिमेंटली हमें देखने के लिए मिला था। ठीक है ना, अब जब इनको आप ऐसे
यहाँ पे ज्वाइन कर दोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा नॉन वोलेटाइल के लिए, दैट इज़ योर TB, सॉरी यहाँ पे तो F आएगा आपका, इट इज़ TF नॉट, इट इज़ TF नॉट, ठीक है। और ये वाला इसको एक्सटेंड करोगे यहाँ तक, इसके पास एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पर ये वाला इसका लाइन यहाँ पर आएगा, एंड दिस इज़ फॉर TF। और यहाँ डिफरेंस आएगा इनके बीच का, तो क्या हो गया, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। एक और होता है इसका भी सिमिलरली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। इस साइन को आप हटाओगे तो क्या लगाओगे, दैट विल बी इक्वल टू KFM। KFM को क्या बोलोगे, इट इज़ अ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है ना, या फिर इसको बोलोगे आप क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो पाई से डिनोट करते हैं, इसका रिलेशन होता है आपके पास CRT। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, आपने कोई इस तरह से कंटेनर लिया है, यहाँ पे आपने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है, ठीक है ना। आपने यहाँ पे सॉल्यूट अपना पूरा सॉल्यूशन लिया था, तो सॉल्यूशन से क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आएंगे, ठीक है ना। अब आपने क्या किया यहाँ पे, ये तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस था। अब यहाँ आपने कोई पिस्टन लगाया जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तो क्या होगा, ये प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है ये इस ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है, तो दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर दैट स्टॉप्स द ऑस्मोसिस, ठीक है। समझ में आया। इसी में RO का कंसेप्ट होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, कि जब आपने और एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या होगा, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देंगे और सॉलिड पार्टिकल्स आपके यहाँ पे रह जाते हैं। इसका बेसिक एग्जांपल है RO का, दैट इज डिसलाइनेशन ऑफ वाटर, ठीक है ना। डिसलाइनेशन ऑफ सी वाटर आप करते हो, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ द RO, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। चलिए आपको ये भी समझ में आ गया बच्चा। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है हेनरीज लॉ का। हेनरीज लॉ क्या कहता है, हेनरीज लॉ कहता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन और द सोल्यूबिलिटी ऑफ दैट कॉम्पोनेंट मीन्स दैट गैस, ठीक है ना। चलिए इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं KH(x), यानी KH मीन्स हेनरीज कांस्टेंट है ये आपका, ठीक है। दिस इज द हेनरीज लॉ। इसकी कुछ एप्लीकेशंस है, स्क्यूबा डाइविंग में इसको यूज़ किया जाता है। कैसे, स्क्यूबा डाइविंग में क्या होता है बच्चा, जब बहुत डाउन यानी सी वाटर में बहुत अंडर प्रेशर नीचे जब लोग जाते हैं, स्क्यूबा डाइवर्स जाते हैं, तो नॉर्मली जाने पे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब वो ऊपर आते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत कम ऑक्सीजन, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर था ना, ज़्यादा प्रेशर से क्या होता है कि सॉरी ज़्यादा ऑक्सीजन उनकी नर्व्स में, न्यूरॉन्स में, बॉडीज में घुल जाती है, मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से ऊपर वो आते हैं ना तो प्रेशर रिलीज होता है। ज़्यादा प्रेशर से तो ज़्यादा घुल गई गैस उनके बॉडी के अंदर, ठीक है ना। जैसे ही ऊपर आएंगे तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर रिलीज हुआ, जिसकी वजह से अब गैस बाहर निकलने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से उन्हें बेंड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि उनके जो नर्व्स हैं वो क्रैकिंग साउंड क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से पहले लोगों की बहुत डेथ हुआ करती थी। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया कि ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन और हीलियम गैस को अब फिल किया जाता है, ठीक है ना, इनर्ट गैस को फिल किया जाता है, जिसकी वजह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, ठीक है। सेकंड क्या है आपका एप्लीकेशन, आपका हिल क्लाइंबिंग में आपने देखा होगा ऑक्सीजन सिलेंडर्स को भर के बैक पर टांगा जाता है। रीज़न क्या होता है, क्योंकि आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर जाने से क्या होगा, आपका प्रेशर लो हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया ना, नीचे गए तो प्रेशर ज़्यादा हो गया, ऊपर गए तो प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हुआ तो क्या होगा, जब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे थे, नीचे आप नॉर्मल बेस पे थे, तो क्या था कि आपकी जो एयर थी वो ज़्यादा, ऑक्सीजन जो थी वो ज़्यादा घुली हुई थी आपकी बॉडी के अंदर। जब ऊपर गए तो प्रेशर लो हो गया, तो ऑक्सीजन बाहर रिलीज़ हो गई। ऑक्सीजन रिलीज हो गई तो क्या हुआ, अब आपको एनोक्सिया की प्रॉब्लम हो सकती है। एनोक्सिया क्या होता है, आपको हेलुसिनेशंस होते हैं, ठीक है ना। वो कभी कभी यहाँ भी इस केस में भी देखी जाती है, स्क्यूबा डाइविंग के केस में भी देखी जाती है। इससे क्या होता है, आपको ना अनईजीनेस फील होता है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्रेशर रिलीज हो गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गई है, जितनी ऑक्सीजन आपकी बॉडी को चाहिए उतनी ऑक्सीजन आपकी बॉडी को नहीं मिल रही है, ठीक है। चलिए थर्ड एप्लीकेशन क्या है आपका, कोल्ड ड्रिंक्स जो स्टोर की जाती हैं उनमें अंडर हाई प्रेशर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिल किया जाता है। आप नोटिस किया होगा, जैसे ही आप कैप को ओपन करते हो फिस की साउंड निकल के बाहर आती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर रिलीज करती है। और अगर ज़्यादा देर तक ओपन रखोगे तो क्या होगा, जब कोई कार्बोनेटेड वाटर है आपको थोड़ा सा मीठा पानी लगना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अंडर हाई प्रेशर इसको सील किया जाता है, इट इज़ द हेनरीज लॉ, ठीक है। एक और है आपका फिशेस। आपने देखा होगा कि जो कोल्ड वाटर में जो फिशेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से रह पाती हैं, अच्छे से सांस ले पाती हैं, ब्रीथ कर पाती हैं। क्यों,
कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर में क्या होगा, आपका टेम्परेचर इज लो, इफ़ लो टेम्परेचर इज देयर इट मीन्स सोल्युबिलिटी इज मोर एट लो टेम्परेचर ना, क्यों टेम्परेचर हाई करने से क्या होगा, गैस तो रिलीज हो जाएगी ना, टेम्परेचर अगर अपना हाई किया तो गैस के पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर चले जाएंगे, वो तो भाग जाएंगे, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन गैस इस पानी में ज़्यादा नहीं घुलेगी और फिशेस को यानी एक्वेटिक एनिमल्स को प्रॉब्लम होगी ब्रीथिंग में। इसीलिए जब टेम्परेचर लो होता है तो सोल्यूबिलिटी हाई होती है, सोल्यूबिलिटी हाई होती है जिसकी वजह से आपका जो प्रेशर है वो ज़्यादा लग गया, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा डिजोल्व हो गई और एक्वेटिक एनिमल्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये 4 एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ की, ठीक है, समझ में आ गया। अब है आपका वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर क्या कहता है बच्चा, वेंट हॉफ साइंटिस्ट थे बड़े फेमस, इन्होंने पूरी डेरिवेशन दी है बहुत अच्छे से, मैंने आपको एक्सप्लेनेटरी जो वीडियोज़ है मैंने अच्छे से समझाया है, यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन वीडियो में बस जो मेन फॉर्मूलाज हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इन्होंने कहा था, आई से डिनोट करते हैं, इन्होंने कहा था कि जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स, है ना, बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है कि जितने पार्टिकल्स आपके डिसोसिएट या एसोसिएट होंगे आफ्टर, है ना, बाद में, उसको डिवाइड कर दीजिए अपने बिफोर से, तो आपका आई वेंट ऑफ फैक्टर निकल के आ जाएगा। एक और फॉर्मूला दिया था कि जो आपका मोलिकुलर मास होता है, ठीक है ना, दैट इज डिवाइडेड बाय, यानी कि आप कह सकते हो कि एबनॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय नॉर्मल मोलर मास, ठीक है ना, जो बाद में आपका जो मोलिकुलर मास आता है वो एबनॉर्मल होता है ना, और जो नीचे कौन सा आएगा आपका नॉर्मल वाला, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला, यहाँ पे नॉर्मल मोलिकुलर मास, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास अपॉन नॉर्मल मोलिकुलर मास, ठीक है। एक फॉर्मूला और है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन में कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, समझ में आ गया बच्चा। चलिए, एक बात और आपने ध्यान नहीं दिया होगा बच्चा, मैंने आपको बताया था कि जो मोलिकुलर मास होता है वो इन्वर्स रिलेट करता है, जो मोलिकुलर मास होता है वो इन्वर्स रिलेट करता है, क्यों, क्योंकि आपने जितने भी फॉर्मूलाज देखे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के, वहाँ पे आपको जो मोलिकुलर मास है वो इन्वर्सली आता है आपके किसके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई का फॉर्मूला बनता है मोलिकुलर मास के लिए वो बनता है बच्चा नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास, ये वाला फॉर्मूला बनता है, ठीक है बच्चा, इट्स अ करेक्ट फॉर्मूला। हमें लगता है वो वाला जो अभी पीछे मैंने लिखा था ना, आपको लगता है कि वो वाला फॉर्मूला बनना चाहिए, बट नहीं, बनता है ये वाला है, ठीक है बच्चा। चलिए, समझ में आ गया आपको, ओके। चलिए, बस इसके बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट है, उसके लिए पूरी डेरिवेशन मैंने आपको करवा रखी है, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा, इट्स अ वन शॉर्ट रिविजन वीडियो जो मैंने आपके लिए क्रिएट की है। चलिए बच्चा, जो एक्सप्लेनेशन अगर आपको सीखना हो समझना हो तो उसके लिए आप देख सकते हैं मेरी बाकी वीडियो, जो पूरी प्लेलिस्ट है उस पर आप जा सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं और समझ सकते हैं एक्सप्लेनेटरी मेथड से, ठीक है। चलिए, टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।